मैंने देखा कि जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो स्कल कैप जो पहनते हैं वो नहीं पहने हैं। सब पर आम आदमी पार्टी की, मैं हूँ आम आदमी जी है, जी। लेकिन केजरीवाल के सिर पर स्कल कैप है। अच्छा। और एक ही फ्रेम में सब नजर आ रहे हैं। ये नेता हैं, वो वोट के लिए किस तरह के ड्रामे करते हैं। एक पिक्चर पूरा क्लियर बताइए, इसमें लगी है वो पिक्चर। तो एक फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके क्रिएटिविटी के आधार पर स्टोरी तय हो रही है। हाँ, स्टोरी तय होती। नमस्कार। आज देश के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट जगदीश यादव से बात करेंगे। जगदीश यादव कुछ उन जाने माने फोटोग्राफर में से हैं जिन्होंने देश के 9 प्रधानमंत्रियों के साथ, इसके अलावा सैकड़ों मुख्यमंत्री को भी इन्होंने कवर किया है और कई इवेंट्स भी कवर किए हैं। इनको देश के राजनीतिक गलियारों में और गलियारों की एक्टिविटीज़ को कवर करने का खासा अनुभव है। बड़े बड़े अखबारों में एक स्टाफ के रूप में और फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में इनकी अनेक फोटोग्राफी दुनिया और देश के क्षितिज पे चर्चा में रही है, खासकर तब और चर्चा में रही जब से सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। जगदीश यादव की ये नई किताब आई है, व्यू फाइंडर, तमाशा मेरे आगे। आज उनसे इन किताब के बारे में, इस किताब में उनके अनुभवों के बारे में और उनकी किताब के बाहर के कुछ घटनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग। एक फोटो जर्नलिस्ट होने के नाते आपके दिमाग में पहले से ही कई कहानियां तैरती हैं। जब आपको अभी लगा कि ये किताब शब्दों में आना चाहिए, शायद आपके दिमाग में बात ये रही होगी कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो सब परेशानियां जाननी चाहिए जो आपने इस किताब में जिक्र किया है। थोड़ा हल्का सा ब्रीफ में बताएंगे क्या? एक्चुअली कवर करते हुए जिन असाइनमेंट्स को मैं कवर किया हूँ, उनकी जो आवश्यकता होती है तस्वीर की या जो रिपोर्टर की स्टोरी की, उसमें कई सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनकी ज़रूरत उस अखबार को तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं, विशेष तरह के वाक़ये हैं जो किताब के रूप में ही सही लोगों के सामने आने चाहिए। और ये इसी कल्पना के साथ मैंने किताब लिखने का निर्णय किया। दरअसल किताब के नाम पर तो कई किताबों में मेरे तस्वीर बड़ी बड़ी छपी हैं, कई कॉफ़ी टेबल हैं, कुछ इंटरनेशनल पब्लिशर की मशहूर किताबें भी हैं, लेकिन वो बातें उसमें मेरी फोटोग्राफ में नहीं आती हैं। और मुझे ये लगा कि ये बातें ना गई तो और कोई रास्ता नहीं मिलने से ये बात ख़त्म हो जाएगी मेरे साथ। इसे जानना खाली फोटोग्राफर को ज़रूरी नहीं है, हम सबको जानना जरूरी है, चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो। तो ये इसको केंद्र में रख के लिखी गई है चीज़। हाँ, फोटोग्राफी में जो सहजता पहले थी, जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने का एक जरिया आसान था, अभी हाल के लगभग 3 दशक में वो मुश्किल हो गया है। अभी जो चीज़ें हैं चूँकि डिजिटलाइज हो गई है तमाम मीडिया, तो अभी आसानी आपको हो गई है या फिर पहले आसान स्थिति थी? देखिए, वीआईपी की कवरेज कभी दिक्कत नहीं हुई, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अड़चनें आती थी, हम लोग सेटल कर लेते थे। हम प्रधानमंत्रियों को टोक दिया करते थे कि ऐसे नहीं होगा ये, तो वो उसको चेंज कर लेते थे चीज़ों को। अभी हालात ये है कि हम वहाँ तक जाना ही मुश्किल हो गया है, तो अब चेंज क्या करवाएंगे और अपने अनुसार कैसे करेंगे। अब दिक्कत दूसरे तरह की बढ़ गई है। लेकिन ऐसा होने का क्या असर पड़ेगा जिससे प्राइम मिनिस्टर तक अब आप अप्रोच नहीं कर पाते फोटोग्राफर के रूप में? आपको दूर से ही एक सेंटर बना दिया जाता है कि आप यहीं से फोटोग्राफ करिए अपने इक्विपमेंट के अकॉर्डिंगली। देखिए, डिस्टेंस से हमें कोई दिक्कत अब नहीं है, डिजिटल के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि क्या मैं उस इवेंट में जाऊंगा कि नहीं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है, सवाल है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इवेंट को कवर ही नहीं करने दे रहे हैं। आप पीआईबी कार्ड रखिए, कुछ भी रखिए, कवरेज आम तौर पे मैंने समझ लीजिए कि 80-90% जो इवेंट्स हैं बड़े वीआईपीओ के, वो कवर नहीं हो रहे हैं, आम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एजेंसियां हैं गिनी चुनी हैं जिन्हें कभी कभार अलाउ भी करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। जी। फोटोग्राफ अखबारों को मिले, इसके लिए व्यवस्था सरकार के पास है और सरकार उसी व्यवस्था के तहत अखबारों को तस्वीरें भेज रही है। तो यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं कि वो तस्वीरें क्या आ रही होंगी। नहीं, निश्चित तौर से सवाल ये बनता है कि
सरकार जिन फोटोग्राफ को अखबारों को भेजती हैं वो पोर्ट्रेट नुमा होगा या उनकी पसंद का होगा, लेकिन मीडिया एज फोटोग्राफर जो आपको फ़ोटो चाहिए, जो एक्शन फ़ोटो चाहिए, जो फ़ोटो में कहानी दिखनी चाहिए, वो अब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड फोटोग्राफ में आप उन विषयों को नहीं तलाश पाएंगे जो एक क्रिएटिव फोटोग्राफर कर पाता है। एक्चुअली हम जब फोटोग्राफी करते थे अखबारों के लिए, तो हम अपने कंपोजिशन से, एंगल से और एलिमेंट से, एक्सप्रेशन से, लिखी हुई खबर से इतर एक और खबर देते थे जो सप्लीमेंट करती थी, और अखबार पढ़ने वाले को दो तरह के व्यूज मिलते थे खबर का। एक टेक्स्ट को पढ़ा, टेक्स्ट को, लिखी हुई खबर को, और जो इमेज देखता था तो वो इमेज से कुछ उनको और भी जानकारियां मिलती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि इमेज का प्रभाव टेक्स्ट के प्रभाव से बहुत ज़्यादा होता। वैसे भी टेक्स्ट से ज़्यादा असरदार इमेज ही होती है अगर वो सही रूप में है तो। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सेटअप है देश का, जो लोग बड़े लोग हैं, उनको वो नहीं चाहिए कि आप अलग इमोशंस की तस्वीरें दें। इनको चाहिए कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही तस्वीर दें। तो इसलिए नहीं अलाउ हो रही है। क्या उसका असर क्रिएटिविटी पर भी पड़ा है क्या फोटो की दुनिया में? फोटो की दुनिया में देखिए, क्रिएटिविटी, जो फोटो जर्नलिस्ट की क्रिएटिविटी है वो बेसिकली एक्सप्रेशन, इमोशन और कंपोजिशन था जी, जिसके आधार पर उसको अच्छा बुरा फोटोग्राफर कहा जाता था और अच्छा बुरा अखबार कहा जाता था। बिल्कुल। अब वो अच्छा बुरा अखबार कहने का बहाना भी खत्म, उसका रास्ता भी खत्म, और अच्छा फोटोग्राफर कहलाने की औकात, मैंने उसके वहाँ भी एक बाधा आ गई है जो नहीं कहला सकते आप, क्योंकि आपको उन वीआईपीओ की कवरेज से जो नामी फोटोग्राफर हुए वो इमोशन, एक्सप्रेशन और कंटेंट और एलिमेंट की वजह से हुए। बिल्कुल। लेकिन अभी जो उसको लेकर के एक प्रतिबंध की स्थिति है कि आप वीआईपी तक नहीं पहुंच पाते सुरक्षा के नाम पे, तो जो नई पौध है फोटोग्राफी की या फोटोग्राफर की, उनको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको इस बात की समझ अब नहीं होगी ऐसा कर देने के बाद कि एक्शन फोटो क्या है या इमोशन क्या है या उसमें कंटेंट क्या है, विषय उसमें नहीं दिखेगा, तो फिर वो फ्यूचर में उसी का अनुरूप अपने को ढालेंगे कि दीज आर द ओनली फोटोग्राफी। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें वीआईपी की कवरेज पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको आम जन को कवर करना है। आपके पास दूसरी फील्ड हैं, तमाम तरह के सब्जेक्ट हैं जिनके रास्ते से आप अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकते हैं। लेकिन एक समस्या पैदा हो रही है, हमें अखबारों में उन तस्वीरों को स्पेस कितना मिल रहा है या मिलेगा कि नहीं, समस्या सिर्फ यहाँ पर है। बिल्कुल। कई दफ़ा आपको ये लगा कि संपादकों में भी पिक्चर को लेके सिलेक्शन की जो समझ है उसमें भी कमी दिखी? भारत में जो अखबार निकल रहे हैं, मैं सभी अखबारों की बात करूँगा क्योंकि मैं दूसरे देशों के 5-6 अखबार डेली देखता हूँ जी, और मेरे साथ लिंक में है जो मैं रोज़ देख लेता हूँ। शाम को सभी अखबार आ जाएंगे। जितने बड़ों का नाम लीजिए, टेलीग्राफ हुआ, चाहे वो टाइम हुआ या गार्डियन है, फाइनेंशियल टाइम्स है, जितने भी अखबार बड़े हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, सब देखता हूँ। आप भी देखिए, उसको जरूर देखिए। मैं आपको बल्कि शेयर करूँगा कुछ देखने के लिए, तो आप फील करेंगे कि बाहर के सभी देशों में अखबार फोटो से शुरू होते हैं। जी, वो टेक्स्ट से नहीं शुरू होते हैं। पहले एक बहुत बड़ी तस्वीर होती है और वो खाली पहले पन्ने पर नहीं होती, हर पन्ने पर बड़ी तस्वीर होती है। ये ऊपर अपर हाफ में, लोअर हाफ में नहीं, अपर हाफ में एक बड़ी तस्वीर, उस बड़ी तस्वीर से शुरू होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि इमेज से वो खबर बताना चाहते हैं। लेकिन भारतीय अखबार ऐसा भारत में कोई अब अखबार नहीं है जिसकी मैं कह सकूं कि ये इमेज का ध्यान रखते हैं। वो खत्म हो गया और उसका कारण भी समझ में आता है। तो ये इमेज की उपेक्षा आप उसको के रूप में देखते हैं या फिर कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? कंसेप्ट नहीं है, ये बाजार का प्रभाव है। बाजार इतना ज़्यादा हावी है कि हमारे मोहल्ले का पार्षद भी एक बाजार है हमारा अखबार का जी। तो जो वो जहाँ वो जाएगा वो तस्वीर आनी है। और वो निश्चित रूप से आप सोचें कि फोटोग्राफर को भेज भेज के कवर कराऊं तो संभव नहीं है। तो वो ये सभी लोग, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोग, अपनी तस्वीरें अखबारों तक मुहैया कराते हैं
और टेक्निकली वो बहुत कमज़ोर होती हैं। उनके जो ट्रांसफ़र करने के तौर तरीके हैं उसमें इमेज बहुत लो रिजोल्यूशन होती है, लेकिन बाजार का प्रभाव इतना भारी है कि उन्हीं तस्वीरों को लगा के अखबार भर दिया जाता है। मैं इस किताब के कई विषयों को देख रहा था। आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया है, लालू यादव का जिक्र किया है, राबड़ी देवी का जिक्र किया है, वीपी सिंह का जिक्र किया है, चंद्रशेखर, अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया का जिक्र किया है। इन पॉलिटिशियंस के निजी जिंदगी का मतलब मैं कह रहा हूँ, जब वो फोटोग्राफ कर रहे हैं पब्लिक डोमेन पे, तो वो एक अलग क्षेत्र होता है, लेकिन आपने उनके निजी तौर पर भी फोटोग्राफी ली है, जो बाद में एक कहानी बनी है, चर्चा हुई है और उस पर डिबेट्स भी हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वो स्थिति अभी भी आसान है? नहीं, देखिए, पहली बात तो इसमें एक चीज़ आड़े आती है कि अगर निजी ज़िंदगी पर आप जाते हैं और अगर वो आप इनवाइट किए जाते हैं उस पर्सन द्वारा, उस पॉलिटिशियन, उस बड़ी शक्तिशाली राजनेता द्वारा, तो वो आपको इनवाइट अगर करता है कि आइए खींचिए, तो उसका कारण दूसरा होता है, वो जर्नलिज्म नहीं होता। और जर्नलिज्म जब कारण नहीं होता, जैसे इसमें एक वाकया है लालू जी का और राबड़ी जी का, उसमें क्या कि मुझे जो बुलाया गया वो जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं बुलाया गया। अच्छा। और मुझे कहा गया कि इलेक्शन के पोस्टर बनाने हैं तो आप मेरी परिचित हैं तो आप कर दीजिए। अब मैं उसकी तस्वीर खींचा। अब मैं ये जानता हूँ कि चूंकि कॉपीराइट नियमों के अनुसार उस तस्वीर को यूज करने का अधिकार, उपयोग करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। वो अधिकार उन्हीं के पास है जो मुझे बुलाए थे, ये कॉपीराइट भी कहता है जी। तो इसलिए मैं उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन उस तस्वीर का उपयोग उन्होंने किया। आज भी उसके वही मालिक हैं। ये हमारे दर्शकों को देख के जानना चाहिए कि ऐसी केस में आप फोटोग्राफर उस तस्वीर के मालिक नहीं होते, यानी कि कॉपीराइट आपका नहीं होता। लेकिन एक चीज़ उसमें कॉपीराइट के इशू पर एक और बहस चलती है कि जो व्यक्ति पब्लिक डोमेन पे है, सार्वजनिक जीवन में है, उसका अपना पर्सनल जिंदगी भी पब्लिक की जा सकती है। अगर आपको बुलाता है कि आइए मेरे पास, मेरे को अपने यूज के लिए तस्वीर खींचना है, तो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो कॉपीराइट के घेरे में आ जाएगा, क्योंकि आपको अनायास नहीं मिली है, उन्होंने बुलाया है। इस किताब में आपने एक जगह, एक चैप्टर में आपने फूलन देवी को अप्रोच करने की बहुत रोचक कहानी लिखी है। जो एक फोटोग्राफर को ये जानना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा डाकू जिस तक आम लोगों का पहुंचना संभव नहीं था, शायद ये 90 के दशक की घटना है, आप फूलन देवी तक पहुंच गए, जो आमतौर पे वहां तक अप्रोच करना मुश्किल था उन दिनों। एक खूंखार वातावरण था, एक भय था। आप कैसे पहुंचे, उसको थोड़ा मुझको समझाइए। देखिए, दो कारण है। जब इसकी बात आई कि कवर करना है, तो पहली बात यह कि मैं एक पैरामिलिट्री फोर्स का ट्रेंड आदमी हूँ। अच्छा। तो थोड़ा मैं मानसिकता भी समझता हूँ कि कहाँ क्या क्या हो सकता है, तो और अपने बचाव के तरीकों को भी मैं जानता हूँ। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं जानता हूँ। और दूसरा ये कि जब मैं अप्रोच करूँगा तो निश्चित रूप से उन्हें सूचना होगी, पूर्व सूचना होगी। ये नहीं, अचानक नहीं पहुँच सकते आप ऐसी जगहों में, तो उनको पूर्व सूचना होती है। हालांकि ये हुआ था फूलन के मामले में कि उन्हें पूर्व सूचना नहीं थी कि मैं तस्वीर खींचूंगा। उनको तो ये सूचना थी कि दो लोग आएंगे तो बात करेंगे या मिलेंगे। तस्वीर खींचने पर वो भड़क गए लोग। अच्छा। बहुत ज़्यादा भड़के और सभी डकैतों ने खड़खड़ा ली अपनी बंदूक। अच्छा, ओके। लेकिन वो चलाएंगे नहीं, ये मैं जानता था। हाँ। थोड़ा मैं भी हथियारों को समझता हूँ, को ट्रेंड हूँ तो जानता हूँ। लेकिन उनका जो बाद में ये भ्रम टूट गया उनका। और जब मैं दूसरी बार उनसे फूलन के गैंग से मिलने जेल में गया, अपने तरीके से गया, कोई परमिशन नहीं थी लेकिन व्यवस्था से गया, अपने अप्रोच से। तो वो जहाँ वो मुझे डांट डांट के रखते थे जंगल में कि ये नहीं खींचना, वो नहीं खींचना, तब वहाँ वो एकदम ऐसा मुझे स्वागत किए जैसे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। अगर बाबूजी आ गए जो जंगल में आए थे। बहुत ज़्यादा बदलाव देखा मैं। तो ये होता है, यही असली बात है कि तस्वीर आप छुप के खींचें, ये संभव नहीं है। सामाजिक बदलावों को लेकर के भी आपकी कई तस्वीरें बहुत चर्चा में रही हैं। हम पॉलिटिक्स की दुनिया से अलग बात कर रहे हैं, चाहे वो रविवार में हो, टेलीग्राफ में हो या दूसरे पत्रिकाओं में और अखबार में हो। एक
पत्रकार जो दिमागी तौर पर क्रिएटिव है, उसको ये विषय सिलेक्शन करने में, चयन करने में या इन इश्यूज को समझने में क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है पहली तो बात। हाँ। आपको अपडेट रहना पड़ता है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या थी दिल्ली में काम करते हुए शुरुआती दौर पर। शुरू के जो 23 साल थे, वो 23 सालों में जिस अखबार में मैं था, आनंद बाजार ग्रुप में, उनके लिए कोई लोकल कवरेज की आवश्यकता नहीं थी जी। कि मैं दिल्ली नगर निगम, जीडीए, मुख्यमंत्री, गवर्नर, एलजी, ये कोई काम नहीं मेरा, स्कूल, पुलिस। तो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंज था कि मैं पिक्चर क्या दूं। और ये नहीं कि खाली इवेंट हम देते थे, हम बहुत कुछ हट के देते थे। खास तौर से जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी, फैक्शन बनते थे विद इन द पार्टी, और समीकरण बनाए जाते थे, रिपोर्टर खबरें लिखते थे, उस दौरान एक चैलेंज होता था कि आज इस पर मुझे एक पिक्चर करनी है। और कई ऐसे वाकये हैं जिसमें मैंने पिक्चर किया है, जैसे बूटा सिंह, नारायण तिवारी, मक्खनलाल पोतेदार, शायद अर्जुन सिंह भी, वो लोग एक कुनबा बनाए थे अपना। और मुझे रोज रोज वॉच करना होता था बूटा सिंह के यहाँ कि यहाँ कौन कौन आ रहे हैं। रिपोर्टर तो अपने सोर्स से भी पता करा लेंगे, पर मुझे तो वॉच करने का मतलब है कैमरे से वॉच करना। तो ये जब लोग इकट्ठा हुए तो इसकी सूचना मुझे थी, लेकिन जब मैं गया बोला कोई आने वाले हैं ना, कोई नहीं आ रहा, निकल आए हम वहाँ से। लेकिन मैं जानता था कि आएंगे, तो मैं जो बाहरी वाली, जो मेनका गांधी की का जो पीछे मकान था, उस तरफ से जो वॉल है, मकान वो देख रहे हैं ना, जी जी जी, वो जो बाउंड्री की दीवार में जो एक सुराख था, उसमें लेंस लगा के 8200 का मैंने लॉन में ये लोगों को वॉक करके बात करते हुए शूट किया। ये तस्वीरें चर्चा बहुत कराती हैं। जो लिखने वाले जो लोग हैं, जो खबरें लिखते हैं विभिन्न बड़े अखबारों में, उन लोगों को बेचैन करती है तस्वीरें, करती है ना। और ऐसे ही जब मैं सुना कि ये फैक्शन, अर्जुन सिंह की माँ का निधन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो रीवा में क्रिया थी। तो मैं बोल के गया अपने ब्यूरो चीफ से, कोई अखबार वो ऐसा था हमारा कि इसमें लिबर्टी देते थे वो पिक्चर के लिए, और खर्चे से नहीं डरते थे। मैं कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, रीवा पिक्चर मिलेगी, तो चले जाओ रीवा। गया मैं, तो वहाँ भी यही देखा, अर्जुन सिंह बैठे राजा की तरह, पैर आगे करके लोग आ रहे हैं, लाइन से पैर छू रहे हैं, निकल रहे हैं। और मैं बेचैन हो रहा था कि वो बड़े नेता जो पोतेदार वगैरह, लेकिन वो आ गए मेरे सामने। जब आ गए और जो मिले तो एक शॉट, वो भी उन दिनों खबरें बहुत चलती थी कांग्रेस में, फैक्शनों के ऊपर बहुत चलती थी। तो हम कैमरे से उसको हमेशा स्टोरी करते थे, कैमरे से। टेक्स्ट तो कोई कहीं से कर देगा, लेकिन हम कैमरे से स्टोरी कर देते थे। 146 पृष्ठों की इस किताब में कई ऐसे रोचक और भी घटनाएं हैं, जैसे आपने एक बार इंदिरा गांधी को भी अपने अनुकूल फोटो के लिए रोका था। हाँ, रुका। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने एक शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर, जो इंदिरा गांधी के रूप में लोग उनको जानते हैं, आपने उनको अपने हिसाब से फोटो करने के लिए रोका और वो सहज होकर के उसका उन्होंने आपके आदेश का पालन किया। एक बड़ी घटना थी वो। नहीं, उसको ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कहिए कि मैं उनको शूट कर रहा हूँ, अब मेरे पास रोल ही नहीं है, फिल्म नहीं है। हाँ। मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो हर 2-3 शॉट के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो मैं दूसरा लोड करने लगता हूँ। हाँ। अब कोई और फोटोग्राफर भी नहीं है, इसलिए अटेंशन मेरे पर है। नर बहादुर भंडारी हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री, जी। उनके कैबिनेट है और प्रधानमंत्री हैं। तो ये बार बार अड़चन आ रही थी, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जैसे वो लोग खड़ी हुई तो वहाँ धर खींच लेना चाहिए, और वहाँ मैं अपना रोल रिवाइंड कर रहा हूँ, दूसरा डाल रहा हूँ। तब इंदिरा जी ने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने कहा कि मेरे पास छोटे छोटे पीस हैं, 1-1 मिनट लगेगा, मैं लोड करके खींच दूंगा। हाँ, जल्दी कर लो। तो मैं लोड किया, 2-4 खींचा, फिर खत्म हो गया। एक और घुसाया, कट फिल्म, मैंने 35 mm के, जैसे 28 खींच दिया तो बच गया, 7 तो काट के रख लिया। तो उसी को यूज कर रहा था। मेरी उन दिनों अपने अखबार में ऐसा डिजिग्नेशन और ऐसी पोजीशन नहीं थी कि मैं अपने बैग में रोल भर सकूं और एक अच्छा इक्विपमेंट ऑफिस से ले सकूं।
तो मैं एक निकोर कैमरा विद नॉर्मल लेंस, टेक्निकल क्या कह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी भी उस दौरान उतना आगे नहीं ना थी। ना नहीं थी, तो एनालॉग था पूरा। हाँ। तो वो उससे शूट कर रहे थे। तो वो ये लोग बड़े नेता कोऑपरेट भी बहुत करते थे। और लेकिन हाँ, एक मलाल रहता, अगर फिल्म होती तो मेरी वहाँ पर 10 तस्वीरें छूट गई। क्या छूटी वो, इस कार्यक्रम में आके सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के साथ वाले कार्यक्रम से पहले जो वो लोगों से मिल रही थी, लॉन में लोग बैठे थे, विभिन्न किस्म के, कुछ गरीब अमीर कई किस्म के, तो उसमें शॉट बहुत दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं डर से नहीं शूट कर रहा था कि अगर ये करूँगा तो मेन अभिवाद में होने वाला है, इसमें मेरे पास रोल ही नहीं रहेगा। तो मेरी मिस हुई है, बहुत सारी तस्वीरें इंदिरा गांधी की मिस हो गई। जगदीश जी, कई तस्वीरें ऐसे होती हैं जो एक जमाने में एक तस्वीर पूरी कहानी कह जाती थी। वो स्थिति, वो सी तस्वीरें कम हो गई हैं। तो ये फोटोग्राफर के दिमाग के क्रिएटिविटी का अभाव है, नज़रिया का अभाव है, या फिर ये कि आज के संपादक ऐसे तस्वीरें नहीं चाहते हैं या उनको महत्व नहीं देते हैं? नहीं, वैसी तस्वीरें कभी कभी आती हैं, देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। हमारे ही देश के फोटोग्राफर शूट करके विदेशों के अखबार में छापते हैं बढ़िया बढ़िया तस्वीरें। मैं बार बार देख रहा हूँ, विदेशों में भी छपती है। हमारे यहाँ जो शुरू में कहा बाजार का दबाव, वो क्रिएटिव पिक्चरों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डालता है, बहुत प्रेशर डालता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से चल के आप, बलिया से चल के आप जब दिल्ली आए, शायद वो 80 का दशक होगा, 70 के दशक में आया। हाँ, तो आपको ये लगा था कि पत्रकारिता, फोटोग्राफी और समाज का दायरा इतना जागरूक होगा आने वाले दिनों में, जिसको अकॉर्डिंगली आपको उसके अनुसार आपको अपने को ढालना पड़ा? ये डे बाय डे का काम था। देखिए, जब मैं आया तो मेरे जहन में जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, अखबार, ये कुछ भी नहीं था। एक रोजगार का मसला था। कोई कहता ना कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाई सम फोटोग्राफर, नॉट, आई एम नॉट इंस्पायर्ड। तो मैं कहा कि मेरे लिए एकोमोडेशन कहाँ हो सकता है। तो पहला एकोमोडेशन मेरे इलाके के लोगों का होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस। वहाँ के लिए मैं अनफिट था, शरीर से अनफिट था, नहीं हो सकता। तो इसके बाद हालांकि मैं फिर पैरामिलिट्री फोर्स में भी गया। उसके कारण थे फोटो का थोड़ा ज्ञान मुझे वहाँ भी लग गया। और वही ज्ञान का जब विस्तार करना चाहता था, जब मुझे दिखाई देता था कि बहुत दुनिया में काम हो रहा बढ़िया, तो वही वहाँ से मुझे छोड़ के आना भी पड़ा कि नहीं, यहाँ रह के तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस नौकरी को, केंद्र सरकार की नौकरी को इस्तीफा देके और इस कंपनियों में आया अखबारों की। और मैं इंजॉय किया अखबारों को बहुत। और फिर क्रिएटिव पिक्चर, और जो पिक्चर की पावर सीखने की जगह मिली मुझे, रघुराय के को असिस्ट किया मैं 1 साल। उसमें जो पूरा का पूरा खुला दिमाग और कॉन्फिडेंस लेवल जो आया कि आई विल डू इट, उसके बाद मुड़ के देखना नहीं पड़ा। फिर डे बाय डे रोज करते हैं। आप जिस गांव से आते हैं, कभी उस छोटे से गांव के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये जगदीश यादव जो कभी 70 के दशक में रोजी रोजगार के लिए शहर गए थे, वो आज देश के एक जाने माने पत्रकार हैं और देश के लोग उनको इस नाम से जानते हैं कि वो देश के एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव फोटो जर्नलिस्ट हैं? देखिए, लोग जानते भी हैं, लेकिन ये भी लोग जानते हैं कि मैं उनके गांव वाला ही हूँ अभी। और मैं जाता हूँ, साल में 1-2 बार 3 बार चला ही जाता हूँ, कोई ना कोई काम पड़ जाता आ जाता हूँ। तो मेरा वही भाव रहता है, उनके साथ रहना, बैठना, लुंगी बांध के उनके साथ बराबरी पे बैठते हैं हम लोग। मैं उनके लिए कोई अलग नहीं हूँ। हाँ, ये उनको अलग लगता है कि ये कुछ अलग प्रभावी आदमी है। अच्छा। इसको पूछने जानने वाले कई सारे आते हैं लोग, जी। जो ऐसे आमतौर पर गांव में नहीं आते, पर इनके आने पर आने लगते हैं लोग। अच्छा। तो ये उन्हें पता है। लेकिन सहज भाव से रहना और अपने को पुराना याद करना, हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि मैं उसी तरह नजर आऊं जैसे मैं उन दिनों रहता था। एक फोटोग्राफर के रूप में, खास करके एक एक्टिव फोटोग्राफर के रूप में, जब आप किसी फोटो को ध्यान में रख करके, उसके एंगल को, उसके विषय को ध्यान में रख करके जब उसको आप फोटोग्राफ करते हैं, क्या लगता है कि जो आप चाह रहे थे वो मिल गया, या फिर वो लगता है कि इसमें एक कमी रह गई, या एक फोटोग्राफर को काफ़ी विजिलेंट होना चाहिए? विजिलेंट का मामला नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वैसे कहेंगे कि मुझे मिल गया,
तो मुझे आज तक विजन का मतलब मेरा आइडिया से है कि हाँ, एक सुनिए, आइडिया होना चाहिए एक कि हम आइडिया। क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक तस्वीरों का सवाल है, आज तक मुझे अपनी कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगी जिसको मैं कहूँ कि पूरी तरह से ठीक है। मुझे रोज उसमें कमी लगती है, पुरानी देखूं चाहे नई देखूं, मुझे उसमें कमियां, दोष नजर आते हैं। सारी तस्वीरें दोषपूर्ण हैं, दोष से भरी हुई हैं। अन्य लोगों को अच्छी लगती हैं तो मैं सुन लेता हूं, तो मुझे भी अच्छा लग जाता है, लेकिन मैं अपने से जब जज करता हूं, इसमें ये रह गया, नहीं हुआ। कभी मुझे अपनी तस्वीर पूरी तरह से हृदय से, दिल के अंदर से बोले कि पसंद आ गई। एक फोटोग्राफर की सिंपल सी फोटोग्राफी और राष्ट्रीय पैमाने पर चर्चा का विषय बन सकता है, या फिर वो लोकल लेवल तक रह सकता है। हाँ, ये जरा परिभाषा जरा बताएंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली क्या है, मैं जब अखबारों में फोटो एडिटर के रूप में बातचीत करता था अपनी टीम से, डेस्क से भी, रिपोर्टिंग से भी, फोटोग्राफर से भी, तो एक ज्वाइंट मीटिंग में मैं ये कहता था कि जिस तस्वीर को आप खींच रहे हो ना, ये हमेशा ये मत सोचो कि अपन लोकल पेज पर जाएगा। जी जी। एक इंडिया के पर्सपेक्टिव में सोच के जब खींचोगे तो आपका कंपोजिशन एलिमेंट, जो कंटेंट है, वो उस प्रकार जब करोगे तो ये आपसे दूर भी जा सकेगा, ये और जगहों में जाके आपको चर्चा करा सकता। जैसे मैं आपसे एक दिन चर्चा कर रहा था कि मैं ऐसे ही मीटिंग के सिलसिले में प्रतापगढ़ गया, जागरण के ऑफिस। तो एक यंग बच्चा फोटोग्राफर था, एक किसी गांव की लड़की ने आईएएस किया, सिलेक्शन हो गया उसका, लेकिन वो खेत में थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ खेत में थी। उसको वो गया शूट करने, मैं सुना तो काफ़ी मैंने गुदगुदी हुई कि क्या बढ़िया शॉट किया होगा, लेकिन वहाँ जाके मैं देख के बहुत तकलीफ हुई कि वो उस फोटोग्राफर को जो लोग लेके गए थे उसमें भाजपा के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री थे, और उस फोटोग्राफर ने जितनी तस्वीर उस लड़की की खींची, एक साइड में ये और दूसरी साइड में वो रहते थे। जी जी। फिर और मैं माथा पीट लिया कि इतना बड़ा सब्जेक्ट इसको मिला था, जो लोकलाइज हो गया ऑलमोस्ट, जो इसको पकड़ के उसने तहसील स्तर का बना दिया। ये तो राष्ट्रीय स्तर की पिक्चर थी, जो केरला के भी देखते और कश्मीर के भी देखते, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे असम के भी देखते। लेकिन वह दिन हम छटपटा के रह गए कि करें क्या इसका। अब ये तो ऐसे घेर लिए हैं दो लोकल नेता, आखिर इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में जाएगा तो ये किस काम के हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो दो पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे नहीं होते उस लड़की के साथ, तो उस जो खेत में बैठी हुई लड़की जिसने आईएएस की थी, वो एक राष्ट्रीय फोटो बनता और उस पर चर्चा होती और वो माना जाता उस दिन। अगर वो थोड़ा सा भी उसको हल्का सा भी अगर स्ट्राइक करता फोटोग्राफर के माइंड में, तो उन नेताओं के साथ खींचने के बाद ही सही 2 शॉट खींच लिया होता, खेत से आते खेत से जाते, तो वो नेशनल पर्सपेक्टिव की पिक्चर थी जो लोकल होकर रह गई। और ये समझ लिए कि छोड़ लीजिए, अब बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताऊं मैं, मेरे को उस दिन का नाश्ता और खाना बुरा लगने लगा था। इतना कष्ट हुआ देख के उस तस्वीर को। मैंने ये हाथ में आया, इतना बड़ा माल कैसे छटक रहा है, और उस फोटोग्राफर को चिंता ही नहीं है। मैं कहा कि चिंता करो, यही एंगल है। जिस समझ की आप व्याख्या कर रहे हैं, वो फोटोग्राफर वैसा नहीं फिल्मा सका, वैसा नहीं कर सका, तो इस लेवल की समझ पैदा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उनका अपना आउटलुक ओपन रखना चाहिए, जरा पढ़ना लिखना चाहिए, सोचना चाहिए। देश प्रतापगढ़ खाली नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा देश है। ये ऐसी उपलब्धियां बड़े कम लोगों की होती है, ये दूसरे राज्यों के लोगों को भी दिखाना बताना चाहिए, और तस्वीर से बताएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। लिख के तो बता ही दिया है लोगों ने। इस किताब में एक घटना का जिक्र तो नहीं है, लेकिन एक पंजाब में जब आतंकवाद शीर्ष स्थिति में थी, तो उस दौरान आप टेलीग्राफ में शायद थे, और उस अखबार की एक स्टोरी करने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर गए, वेस्टर्न बॉर्डर पे, जिसको हम बाघा बॉर्डर के नाम से जानते हैं, जहाँ काफ़ी घुसपैठिए भारत से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको कवर करना था आपको शायद। तो वहाँ पर आप एक बंकर में आपने रात गुजार दी, और आपको वो विषय की जानकारी थी, इसलिए आप उस पर नज़र भी रख रहे थे, और आपने उस विषय को पकड़ा भी। तो वो कैसा अनुभव था? नहीं, ऐसा था कि हमारी स्टोरी का लाइन ये था कि बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करती है। हाँ। तो ऐसा करके हम बीएसएफ को अप्रोच किए, और उन लोगों ने, डीआईजी ने बुलाया,
हम वही बाघा बॉर्डर पर जो बीएसएफ का सेंटर है वहाँ रहे जी। और उन्हीं के यहाँ ठहरे भी। और रात को हम उन जवानों के साथ ड्यूटी पर जब वो जाते हैं 11 बजे रात को 10 बजे कि रात भर हम बैठेंगे बॉर्डर पर, तो हम भी 2 लोग, मैं और शंभू जी। बंदोपाध्याय, दोनों जाके बैठे। उनके साथ कुत्ता भी था, बीएसएफ का डॉग, और हम लोग बैठे रहे। बोले कि आवाज़ नहीं करनी है, बीड़ी सिगरेट नहीं जलाना है, लाइट नहीं करनी है, और मोबाइल तो था ही नहीं, इसलिए घंटी बज नहीं सकती थी। तो थोड़ी देर के बाद जब घंटा 1.5 घंटा हो गया होगा तो कुत्ता वहां से कूद के दौड़ा बॉर्डर की तरफ, इंटरनेशनल लाइन पर। उन दिनों वो फेंसिंग का अभी मामला पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था फेंसिंग। दौड़ा तो दौड़ के उसने जाके किसी एक को पकड़ लिया, उसने, कुत्ते ने। और ट्रेंड कुत्ता था, वो भौंकते नहीं थे, वो बिल्कुल आवाज नहीं, लेकिन पकड़ लिया उसे। तो वो जिनको पकड़ा वो चिल्लाने लगा। तो फिर बीएसएफ के जवान और लोग गए, हम भी साथ साथ गए। तो देखे, मुझे थोड़ा भूल भी रहा हूँ 3 थे कि 4 थे, ये इसमें कन्फ्यूजन हो रहा मुझे, क्योंकि ये लंबा समय हो गया। तो उनको पकड़ लिया था कुत्ते ने, फिर उनको बीएसएफ ने अपने कब्जे में लिया जी। तो बात करने पर बात न कर पाए वो, क्योंकि वो भाषा नहीं आती थी। तो मैं जिनके साथ था रिपोर्टर थे बंगाली, तो बोले मेरे से कि लगता है बंगाली है, मैं बांग्ला में बोलता हूँ। हाँ। तो बांग्ला में पूछा तो वो बांग्ला बोलते थे वो। तब उन्होंने बातचीत करके वो हिंदी में बीएसएफ को बताना शुरू किया कि कह रहे थे कि हम शायद वो बांग्लादेश के हम होंगे। बांग्लादेश के हैं, ओके। और आए थे कि पाकिस्तान में जाके बड़े लोगों के घरों में खाना बनाएंगे, साफ सफाई करेंगे तो अच्छा पैसा मिलता है। तो कुछ लोग पहले से गए भी हैं, तो हम भी वहीं चले जाएं, कोशिश यही कर रहे थे, पकड़ गए। और आपको वो फोटोग्राफ मिल गया और वो आपने उसको? नहीं, फोटोग्राफ खींचना तो बिल्कुल ही वर्जित था। अच्छा। क्योंकि वो बॉर्डर पर फ्लैश चलेगी, और फ्लैश चलेगी अंधेरी रात में तो बहुत दूर तक जाएगी, तो पता लगा कि फायर आने लग गया। फायर भी तो आ सकता है, जी। कवर अप के लिए भी फायर करते हैं वो। तो वो बोला एकदम वर्जित है, नहीं कर सकते। तो ठीक है, उनसे इंटरोगेशन हुआ। अब बीएसएफ परेशान थी कि अब ये तो हमारे गले पड़ गए, अब नहीं तो आम तौर पर तो शूट किया दिए जाते हैं, अरे तो झंझट खत्म। फिर तो ये था कि अगर आप लोग वहां नहीं होते, अगर हम ना होते तो निश्चित रूप से वहीं मार दिए जाते। अच्छा, और फिर अगले दिन प्रेस रिलीज आती, बीएसएफ ने 3 बॉर्डर पर पार करने की कोशिश करते हुए लोगों को मार गिराया। तो आपके कारण वो 3 लोग वो बच 3 गए। लोग बच गए वहाँ। चाहे बाद में लीगलिटी जो भी हो या जो तो भी करना बताया उन लोगों ने कि झंझट बहुत है, इनको डिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इनको ईस्टर्न बॉर्डर ले जाएंगे, वहाँ बांग्लादेश कहेगा ये मेरे हैं नहीं, तो हमारे तो गले की हड्डी बन गए अभी। तो ये इससे एक सबक मिलती है कि एक फोटोग्राफर की ज़िंदगी में कई ऐसे मौके भी आते हैं जहां आपको ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए एक बंकर में भी रात गुजारना और होता है। बंकर में बैठे ही रहे हम लोग। जी जी। और अल्टीमेटली आपने सब कुछ देखा, लेकिन फोटोग्राफ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ एक प्रतिबंध भी था। सिक्योरिटी का इशू था और उससे और स्थिति खराब होती। हाँ। लेकिन एक फोटोग्राफर को मानसिक रूप से ऐसे स्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज के युग में जो हमारे पास कैमरे हैं जी, वो अंधेरे में भी शूट कर देंगे। ये एक फर्क पड़ा है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ा है। हाँ, हमारे पास ऐसे कैमरे हैं जो 1 लाख ISO हो जाता है। हाँ, तो जो हमारी आंखें नहीं देख रही है उसको भी शूट कर लेगा। हाँ। 1995 की जब www. आया और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हुई, उसके बाद एक फोटोग्राफर की ज़िंदगी आसान हो गई, या टेक्नोलॉजी के कारण आसान हुई, या फिर ये कि टेक्नोलॉजी से आपने बहुत कुछ सीखा? नहीं, टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से सीखा। और टेक्नोलॉजी आने से एक फ़ायदा हुआ, जर्नलिज्म को लेके अगर ना बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है। फोटोग्राफी में रोजगार बहुत बड़ा रूप ले लिया है, बहुत बड़ा रोजगार हो गया। ऑनलाइन मार्केटिंग भी करनी है तो आपको फोटोग्राफ चाहिए। अखबार जो लोकल लेवल पे फोटोग्राफ भी रखते थे, आज वो गूगल से फ़ोटो उठा रहे हैं। तो एक बड़ा एक बीच में टेक्नोलॉजी का अखबारों को तो फ़ायदा उठाया, लेकिन फोटोग्राफर्स के रोजगार पर भी ये सवाल उठे। गूगल से उठाने की कहाँ जरूरत पड़ती है? कोई ज़रूरत नहीं है आपको, गूगल से भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉपीराइट का मसला आता है। आपको विभिन्न साइटें जहाँ से आपको फ्री मिलेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के अपनी साइट्स हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और प्रदेशों के सूचना विभाग, बिल्कुल बिल्कुल, सारे नेताओं के अपने फेसबुक और ट्विटर। तो आपको कहाँ गूगल पर जाने की जरूरत है? तो वो आपको भी फ्री में मुफ्त लेवल पे मुफ्त में एकदम मुफ्त में है, वही छप रहा है। अब क्रिएटिव पिक्चर कहाँ आ रही है?
वही छप तो रहा क्या है। आप ये मान सकते हैं कि उससे जो फोटोग्राफर्स के जॉब की स्थिति थी, थोड़ा बहुत जो जॉब चल रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक में, उसमें कमी आ गई? बिल्कुल कमी आ गई है, निहायत कमी आई है। अब वो फिलर के तौर पर हैं, बस काम चलाने के लिए लोग हैं। लेकिन फोटोग्राफी में रोजगार सैकड़ों गुना बढ़ गया है। तो सर्वाइवल सबका हो गया है। और आपको प्लेटफॉर्म बहुत मिले हैं। पहले तक मेरा अखबार, मेरी पत्रिका, अब इसके अलावा भी बहुत प्लेटफॉर्म है जहां आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सारी तस्वीरें बेची जा सकती हैं, बेचने के प्लेटफॉर्म है जो लोग खरीदने को तैयार हैं। ये जो आपकी किताब, ये जो किताब है व्यू फाइंडर तमाशा मेरे आगे, इसकी मुझको बताया गया कि सैकड़ों प्रतियां बिक गई हैं बाजार में, स्टैंड हिट हुआ है। ऐसे किताब जिससे आप अपने अनुभव पब्लिक करते हैं, जिससे आने वाले फोटोग्राफर को स्थिति समझने में आसानी होती है, मुश्किलें भी हैं, आसानी भी है, हैं? तो उसका प्रभाव हमें कब देखने को मिलेगा? इस किताब के पढ़ने के बाद जो प्रभाव है, जो लोग पढ़ के फोटोग्राफी करेंगे, तो क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनके क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको पहली बात बताऊं कि इसमें फोटोग्राफी सिखाने का कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं इसमें कि नहीं है। जो अनुभव बताया अनुभव है। देखिए, फोटोग्राफी सीखने के बाद जब आप काम पर जाता है आदमी, तब की बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये खाली फोटोग्राफर के लिए है भी नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस फोटोग्राफी में आपने जो डिफरेंट अनुभव साझा किए हैं, वैसे अनुभव आज की तारीख में उनके लिए उपयोगी हैं क्या? बिल्कुल उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी हैं। और क्या ऐसे अनुभवों का सामना उनको करना पड़ेगा क्या? लगातार सामना करते हैं लोग। जी, जैसे आप इसमें एक प्रियंका गांधी वाला चैप्टर देखिए। जी। जब मैंने देखा कि ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ अगर मैं तड़ से पिक्चर खींचा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, अच्छा, फिल्म भी ले ली जाएगी। अच्छा, इसलिए वहाँ पेशेंस क्यों जरूरी है और क्या करना चाहिए, ये सीखने को मिलेगा। फिर मैं देखा तो इस स्थिति को, तो जो कैमरा मेरा आगे था इस पर लटका हुआ, उसको मैं बैग में डाल लिया। और फिर मैं एक जुगाड़ देखने लगा कि यहाँ ये बैठेंगे तो मैं कहाँ से मेरा कंपोजिशन ठीक बैठेगा। वहाँ जाके धीरे से बैठ गया। आज जब दूसरे कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो गए तो फिर तब उनका इन्वॉल्वमेंट अलग हो गया, तब मेरा इन्वॉल्वमेंट उन पर हो गया, तब वो ध्यान तो लोगों का उधर है, तब इसमें मेरा काम बन गया। ये सब सीखने को मिलेगा। कि ऐसी स्थितियों में ये रेफरेंस बुक के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें फूलन वाले में भी इस तरह के वाकई बहुत हैं। हाँ, लेकिन कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल तस्वीर नहीं खींचना, जी, जी, फिर भी मैं तस्वीर खींचना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन कौन इंतजाम बना रहा हूँ, क्या क्या बहाने बना रहा हूँ, कैसे टैकल कर रहा हूँ, ये भी देखने लायक है। अभी अब कह रही है कि बिल्कुल नहीं खींचेंगे आप, तो देखा उसकी बहन को लाया गया, छोटी बच्ची मुन्नी बैठ गई। तो मुन्नी के गांव में गया था, तो मैं मिला था पहले ही, तो उसका लाभ उठाया। मैं मुन्नी कैसी हो पूछ लिया, गांव की बोली बोलती थी। बोले कि मेरे को देखिए यहाँ आप घर आए थे। अच्छा, अभी उसको सुनवा रहा हूँ, उससे उसको सुनवा रहा हूँ, जी, जी, तो नॉर्मल हो जाए। तो फूलन भी यूँ देख रही है उसको। फिर मैं कहा कि मुन्नी के साथ तुम्हारी एक फोटो खींच दूँ, थोड़ी तो चुप हो गई। एक खींचना बोलती है। अच्छा, ओके। तो एक खींचना, मैं 3 शॉट खींचा। हाँ। तो बोले बंद करो, तो फिर मैं बंद कर लिया। ये सब करने के बाद आपके खुद की जिंदगी में, खुद के अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा फर्क महसूस करता हूँ। जो मैं आया था दिल्ली, जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, अभी मैं नियमों को समझता हूँ, मैं पार्लियामेंट समझता हूँ, वो फंक्शनिंग समझता हूँ, सरकार क्या होती है जानता हूँ, किसके क्या रोल होते हैं। तरीके से आप तस्वीरें करते हैं और विषय चयन करते हैं या विषय की तलाश करते हैं, तो ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी रहती है या फिर उस अखबार पत्रिका या समाज के डिमांड का हिस्सा होता है वो? नहीं, वो आपके उस फोटोग्राफर को समाज अप्रिशिएट करेगा। मैं इसकी समझ कहाँ से आई? मेरे दिमाग में समाज ही रहता है कि मैं समाज को दिखाने जा रहा हूँ जी, तो किस रूप में दिखाऊं तो ज़्यादा प्रभावी होगा। हाँ। ये मुझे फैसला करना होता। हाँ। और कई बार जो हमारे संपादक एडिटर लोग हैं, उनसे भी थोड़ा, उनको भी वो करना होता है, मैनेज करना होता है। तो कैसे मैनेज करते थे? 2 पेज के फीचर करने जाना है, अब दूर यहाँ से 1200-1500 किलोमीटर दूर गया, 2 पेज लगा लेंगे, और उसको 6 पेज करा दिया। मैं ऐसा ध्यान से शूट किया, ऐसी बढ़िया बढ़िया उनके हिसाब से बढ़िया बढ़िया तस्वीरें थी कि जब सामने रखा तो लगे चिंता करने, 2 पेज तो होगा ही नहीं, 4 कर लो,
4 लगाने लग गए तो 6 हो गया। अभी तक लिखने वाले कहते हैं मेरा खबर का इंट्रो है, ये बॉडी है, ये 3rd पैराग्राफ बोलते हैं ना। मैंने इसमें बताया है कि फोटोग्राफ का इंट्रो क्या होता है, इंट्रो का जो पॉइंट है वो क्या है और कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है पिक्चर। इसको मैं ग्राफ से भी समझाया हूँ। तो ये खास है जो एक पेज बनाने वाले को, संपादक को, सब एडिटर को, जब वो पिक्चर को सेलेक्ट कर रहा है ट्रैक से, ये लूँगा तो इसको रेफर करके देखे उसको, तो उसको जब अगर वो उससे बाहर जा रही है पिक्चर, कुछ उल्टी पुल्टी है, तो उसको ठीक कर सकता है क्रॉपिंग से, और उसी रूप में तब वो ज़्यादा प्रभावी दिखेगी। तो आपके कहने का मतलब ये भी है कि कई दफ़ा आपके फोटोग्राफ के बाद उस न्यूज़ और उस न्यूज़ की कहानी को एक मोड़ देना भी पड़ सकता है। हाँ, ये बार बार हुआ है, कई बार हो चुका है। क्योंकि फोटोग्राफ इतना इम्पोर्टेंट रूप में एक आया है कि उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टोरी बदलनी पड़ रही है। बिल्कुल, कई बार हुआ है जी। फिर कभी बात करेंगे तो एक अलग करेंगे इस पर कि क्या क्या हुआ, आखि पूरी खबर ही टर्न करनी पड़ी, बदल देनी पड़ी कि ऐसे नहीं अब ऐसे। और ये बहुत बार हुआ है, ये चुनाव में भी हुआ है, पिछला झारखंड चुनाव, तो ये वाले से पहले। ये तो एक फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि आपकी क्रिएटिविटी के आधार पे स्टोरी का एंगल चेंज हो जाए। संपादकों की समझ, फोटोग्राफ को लेकर अंडरस्टैंडिंग, और फिर ये कि ये फोटोग्राफ समय की नीड है, इसमें आपने कुछ फर्क पड़ा है 40 सालों में? देखिए, पिक्चर को लेकर के संपादक की समझ के बारे में, जो संपादक की समझ 40 साल पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन आज भी नहीं देखने को मिलता। वो उतना ही समझ है, वो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब वो बाजार देख के तय करते हैं कि इसे लगा लीजिए, उसे मत लगाइए। ये मुझे मौके मिले हैं अखबारों में, तय करने का भी मौका मिला है कि आप तय कर लीजिए। उसके लिए फिर आप क्या टेक्नोलॉजी, क्या तरीके अपनाते हैं कि आपके फोटोग्राफ ले लिए जाएं? दिमाग में रहता कि सभी अखबारों से बेहतर हम पिक्टोरियली बेहतर आज निकाल देंगे। सभी संपादकों के मैसेज आने शुरू हुए, वी आर द बेस्ट, लग के बनाए, और अगले दिन एकदम अप्रिसिएशन का पुलिंदा कि बहुत जोरदार बना। लेकिन वो उस दिन जब लग रहा था तो सुझाव देने वाले संपादक भी आते थे। बिल्कुल, सर इसको ये कॉलम अगर इस पर कम कर दिया जाए तो हमारी हेडिंग ये ऐसे हो जाएगी। तो मैंने कहा ये अब नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो ये थे जगदीश यादव, देश के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट, जिनसे हमने फोटोग्राफी की दुनिया के अंदर और बाहर समस्याएं, समाधान और विषय की समझ और फोटो सिलेक्शन में संपादक की समझ भी, जैसे मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की। यह किताब व्यू फाइंडर तमाशा मेरे आगे, ये नई पीढ़ी को समझने के लिए ज़रूरी किताब के रूप में लिया जाना चाहिए कि एक फोटोग्राफर के रूप में उनकी ज़िंदगी में अपने प्रोफेशनल एक्शन को, अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को जारी रखने में क्या समस्याएं आती हैं और उसका समाधान, उसका अनुभव इसमें बताया गया है। सीनियर फोटोग्राफर होने के नाते इन्होंने जो 40 सालों में फ़ोटोग्राफी की कहाँ मुश्किलें आई हैं, उसकी व्याख्या इन्होंने इस किताब में की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद।